आज सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो राज्य में चलने वाली तालीमी मरकज़ों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दें। सभापति महोदय, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा पंथ, कोई भी जाति, किसी धर्म के लोग नहीं बचे होंगे जिनके लिए कुछ ना कुछ योजना नहीं बनाएगी उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए। इसी मरकज़ से, इसी मकसद से वर्तमान सरकार ने मुस्लिम समाज के गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीमी मरकज़ की स्थापना की थी, जिसकी संख्या 10,000 की थी। दलित भाइयों में टोला सेवक की बहाली हुई थी और तालीमी मरकज़ में स्वयंसेवियों की बहाली हुई थी। हालांकि मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि 10,000 से 20,000 कर दिया जाए, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि उसमें से 3,000 लोग केवल इसलिए हटा दिए गए कि वो जनरल कैटेगरी के थे। मैंने इस आशय का चूँकि एक ध्यानाकर्षण भी दिया, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि ये इसकी संख्या 10,000 से 20,000 करे। ये ग्रास रूटेड स्कीम है, ग्रास रूटेड स्कीम है, जहाँ मुस्लिम समाज का वो तबका जो सदियों से वंचित रहा है, शोषित रहा है, उपेक्षित रहा है, उसको ऊपर उठाने की बात थी। उसका लाभ भी हुआ लोगों में। बहुत सारे लोग इस समस्या को नहीं उठाते हैं। क्योंकि मैं उस तबके से आता हूँ इसलिए मैं उठा रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, जब इसके फलने फूलने का समय आया तो 3,000 लोग हटा दिए गए। बहुत तमन्ना थी आशियाँ बनाने की, बहुत तमन्ना थी आशियाँ बनाने की, वक्त आया तो नज़र लग गई ज़माने की। तो सभापति महोदय, मेरा आग्रह होगा माननीय शिक्षा मंत्री से, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। ठीक। और एक दिन मैं मंत्री जी कह रहे थे कि हम सहम जाते हैं कि लोग इतना उम्मीद कर लिया हमसे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 40% समस्या ऐसी होगी जो पदाधिकारियों के पेश का शिकार होगी। शिक्षा के पूरे शिक्षा के संबंध में बताते हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब आप ऐसे शिक्षाविद आए हैं, आप भले शिक्षक रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन शिक्षक की आत्मा आप में है, आप संवेदनशील है। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश होगी कि इन गरीब गुरबा मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए जो आपने तालीमी मरकज़ की स्थापना की थी, जो शायद 10,000 तो क्या 6,000 रह गया। एक मिनट हमको भी मौका दिया जाए सभापति महोदय। पूर्वे जी का तो भाषण हम लोग सुन रहे थे बड़े धैर्य से, तो हमारी भी सुन लिया जाए। मेरी भी वेदना ही है ये। चलिए आप। ठीक, हाँ, धरोहर नहीं है आप। मैं कह रहा था सभापति महोदय कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और तालीमी मरकज़ की संख्या 10,000 से 20,000 करे। महोदय, माननीय सदस्य गुलाम गौस साहब ने सही ही फरमाया कि ये बिहार सरकार की अल्पसंख्यकों के समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता ही है जिसने तालीमी मरकज को इस रूप में बिहार में लागू किया। महोदय, यह बात सही है कि अल्पसंख्यकों के पिछड़ापन का कोई अगर मुख्य या मूल कारण है तो वो शिक्षा का अभाव ही है। और उसमें से अधिसंख्य लोग इसलिए छूट जाते हैं कि वो गरीबी के शिकार रहते हैं, गुर्बत के शिकार रहते हैं, जिसके कारण वो जो औपचारिक शिक्षा है वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इस तरह के मरकज़ की स्थापना की गई थी कि जिसमें वैसे समाज जो एक तरह से पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यकों में अति पिछड़ा समाज है, जो समय की दौर में पीछे छूट गए अपनी गरीबी के कारण, उनके लिए इस तरह के तालीमी मरकज़ों की स्थापना करके उनके बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस योजना को क्रियान्वित करने का सरकार ने फैसला किया। और मुझे खुशी है कि उसकी सराहना माननीय सदस्य भी कर रहे हैं। जहाँ तक संख्या बढ़ाने की बात है उस पर तो अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन
एक चीज जो आपने उठाया है कि जो तालीमी मरकज के शिक्षक जो हटा दिए गए, उनके मसले का चूंकि इसमें जिक्र नहीं था, इसलिए उस मसले के बारे में हमने इसमें पता नहीं किया है, लेकिन उसकी सूचना आप विधिवत हमको दे दीजिए। हम देख लेंगे कि अगर अकारण उनको हटाया गया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है उसकी बात भी हम आपसे कर लेंगे। उसकी पूरी सूचना महोदय ये हमको दे देंगे और हम विभाग से ये करके जब सरकार इतने उदार दिली और फराख दिली से गरीबों की सेवा करना चाहती है, अल्पसंख्यक में जो मुफलिस लोग हैं उनकी सेवा फराख दिली से सरकार करना चाहती है, तो फिर ये हटा के कोई सरकारी अधिकारी सरकार के मंसूबे या सरकार के मंशा में बट्टा कैसे लगा सकता है? इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप पूरा कागजात उसका उपलब्ध करा दीजिए महोदय, हम उसको देख लेंगे। और जो शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाने के कारण, आपको भी पता है कि 19 में एक हाईकोर्ट में वो जो शमा परवीन का मामला आया जिसमें तालीमी मरकज में नियुक्तियां रोक दी गई हैं, उसी के कारण कुछ केंद्र बंद हो गए हैं, मरकज बंद हो गए हैं। हम लोग उसको भी चालू कराने के लिए आवश्यक पहल कर रहे हैं। करता है तो आप बताइए कि ये चीज बिना जांचे भुगतान कर दिया जाए। अगर रिजल्ट को जांच करके भुगतान की बात होती है जो नियम ही कहता है, तो इसकी जांच कैसे रोकी जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि हमने कहा है और उसमें हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं, और मदन मोहन जी के ध्यानाकर्षण के मूल उत्तर में ही मैंने इसीलिए कहा था कि हम सदन के सारे माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि जो जांच की प्रक्रिया है उसको कैसे आप शीघ्र पूरा कराने के संबंध में नियमित तरीके से, जिसमें जो सरकार की मंशा है या जो नियम है जो जांच कराने के, वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं। आप हमें जो भी सुझाव देंगे हम उसका स्वागत करेंगे, और सरकार उसमें जांच सिर्फ नियमित तरीके से शीघ्र पूरा कराना ये सरकार की भी मंशा है। आखिर मंशा नहीं रहती तो हम पैसा देते क्यों? और पैसा हमने उपलब्ध कराया है तो शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी, इसलिए इस जांच में भी आप सहयोग करिए। और हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि जांच की प्रक्रिया कैसे कम से कम दिनों में पूरी हो सकती है, या इसको कैसे आप भी समझते हैं जो हमने कहा कि शिक्षकों की पात्रता के साथ अनुदान की भी पात्रता कितनी की बनेगी, इसको भी तो सरकार सुनिश्चित करेगी अगर रिजल्ट आधारित। महोदय, जब टीआर इनके यहाँ उपलब्ध है, बच्चों के रिजल्ट की जांच क्या होगी? आप रिजल्ट देते हैं, आपके यहाँ टीआर उपलब्ध है, आप टीआर को देखिए, इसमें जांच क्या होना है? एक गलतफहमी है, और गलतफहमी है, एक गलतफहमी है, पात्रता जांच नहीं होनी है। महोदय, संस्था की जांच के बारे में हमने कहा था मंत्री महोदय, ये संस्था को अनुदान दिया जाता है उसकी अनमान्यता की जांच, और अनमान्यता की जांच कैबिनेट के निर्णय के। सभापति महोदय, मैं अपनी बात थोड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हमको संरक्षित किया जाए। महोदय, राज्य कैबिनेट के निर्णय के आलोक में अनुदान कौन पाएंगे, किनकी पात्रता होगी, उनके अनमान्यता की जांच त्रिस्तरीय रूप से करवा ली गई है। अभी जिस जांच के बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं वो दैनंदिनी जांच है, वो पदाधिकारियों का काम है जांच होना, क्लास होना। मैं कह रहा हूं संस्था को ही, जो आपने मंत्री महोदय कहा 2017 तक का अनुदान दिया जाएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव बढ़ा दिया, और उस प्रस्ताव में एक संकट डाल दिया जो कि 2014-16 के बाद का अनुदान नहीं दिया जाएगा जब तक उस संस्था की अनमान्यता की जांच नहीं होगी। तो महोदय तब तो संस्था की अनमान्यता की जांच हो गई है। 1644 संकल्प संख्या है और 2013 में उसकी जांच हो गई है, और जांच के बाद सदन में ही कहा गया था
माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो कि जो इस अनमान्यता में खरे उतरेंगे उनको अनुदान, वेतनानुदान की राशि दी जाएगी। महोदय, बोलिए। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो जांच एक बार हो चुकी हो और सरकार के द्वारा जांच करके जिसका रिपोर्ट मंगा लिया गया होगा और जो भी संस्थान उस जांच में सही पाए गए होंगे उनके यहाँ भुगतान में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, एक हो गया, चलिए। महोदय, ले लिया गया, उसी चलिए, को अब आगे बहाना बढ़िए। बना- उसी को बहाना बना। सभा चलिए, माननीय सदस्य। सभापति महोदय, एक मिनट, हमारा आगे और सब सभापति चीजें स्पष्ट महोदय, हो गया। हमने कहा ना कि पदाधिकारियों को बहाना बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, ठीक मैं माननीय मंत्री जी से हो पूछना गया। चाहता- इसके बाद जाके नहीं, मिलकर जो एक बात सवाल करना चाहें कर लीजिए। मैं माननीय मंत्री माननीय जी से सदस्य पूछना- प्रोफेसर सभापति गुलाम महोदय, सिंह। सभापति महोदय, एक मिनट, आप ही का है ये इसी ज़रा सवाल कुछ। को मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो रिजल्ट आधारित पात्रता है, क्या अन्य सरकारी कॉलेज में ये पात्रता है क्या? ऐसा क्यों होता है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि आप रिजल्ट आधारित पात्रता चलिए, first आगे division, हो गया, second हो गया, division- हो गया। नहीं सभापति महोदय, माननीय मंत्री जो कहे वो सब बात व्यक्ति है, मैं करेंगे। संज्ञान मिलाता हूँ इनके, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। चलिए, आप पढ़िए, आपका ये है। माननीय गौस साहब तो पुराने हैं, शुरू से देख रहे हैं, वित्त रहित को भी देखे हैं, अनुदान को भी देखे हैं, सरकारी को भी देखे हैं। तो सरकारी और अनुदानित में कुछ तो फर्क होता है ना गौस साहब। यहीं से ज्यादा लड़का सब पास करता है चलिए, एफिलेटेड कॉलेज से और एफिलेटेड स्कूल से। आप पढ़िए, अपना पढ़िए।